नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने कार्यकर्ताओं के साथ गौठानों के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान वे राजधानी से लगे गोढ़ी गांव में संचालित गौठान पहुंचे, जहां उन्हें न तो गायें मिली, न ही रखरखाव की कोई व्यवस्था। गौठानों में अनियमितता देखकर बिफरे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव विभिन्न मदों से खर्च किए गए 1300 करोड़ से भी अधिक राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस मौके पर अरुण साव ने 20 मई से शुरू होने वाले अभियान चलबो गौठान खोलबो पोल की जानकारी भी दी। बस खुला वाला पानी की व्यवस्था है यहाँ। पानी नहीं, अभी वन विभाग के टैंकर लाए हैं। अभी लाइसेंस और ये सब पेड़ भी अभी डाले नहीं 300 गाय हर गौठान में रखना। फसल कटे के बाद से कभी कोई नहीं है। 8 महीने गाय रहीबे नहीं करे। पोस्ट अभी वो कोना में ले जाके डाली से अभी आज अच्छा आज लेके आके डाले कोना में। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाए गए आरोपों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने षड्यंत्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चावल घोटालों के आरोपों में भी आंकड़ों की हेराफेरी की, जबकि राज्य सरकार ने कार्रवाई भी की और अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस भी रद्द किए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह सरकार पर राशन कार्ड काटने और नान घोटाले के साथ लीपापोती का आरोप लगाया कि हमने खुद ही इसको संज्ञान में लिया, कार्रवाई की। अब सवाल ये है कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। 8 में भी काटे, 13 में भी काटे, और 2-4 हजार नहीं बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार नौकरी तिहार मनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 2018 में संपन्न हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे ही घोषित नहीं हुए हैं। जनता कांग्रेस के युवा इकाई के प्रदीप साहू ने इसे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य कहा। प्रदीप ने कहा कि सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा 26 मई को घोषित कर दी गई है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के 70,000 उम्मीदवारों को यही नहीं पता कि मुख्य परीक्षा में कौन शामिल होगा। प्रदीप साहू ने प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित करने और मुख्य परीक्षा की तिथि परिवर्तित करने की मांग की। एक तरफ आदरणीय भूपेश बघेल जी नौकरी का त्योहार मना रहे हैं और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर 2018 की भर्ती है। इस 2018 की भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे तक घोषित नहीं किए गए हैं। मतलब जो 70,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें यही नहीं मालूम कि कौन मुख्य परीक्षा में बैठेगा, और इस मुख्य परीक्षा में 19,500 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। साथ ही साथ 975 लोगों का चयन होना है, लेकिन ये छात्राओं को पता ही नहीं है कि कौन अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेगा और नहीं बैठेगा। दूसरी बात, जब ये परीक्षाएं ली जा रही है, उस परीक्षा में रविशंकर विश्वविद्यालय से लेकर अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजित की गई है, जिससे कहीं न कहीं जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। दोनों परीक्षाओं में असमंजस है कि छात्र छात्राएं एक तरफ रविशंकर के एग्जाम दिलाएं या फिर वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दिलाएं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर आरोपों का प्रहार करते हुए कहा कि वे नोटबंदी को अपनी उपलब्धि कहते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि कितना कालाधन वापस आया। आरबीआई में जमा नोटों की जानकारी भी साझा नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला गैस, किसानों की आय समेत मनरेगा में बजट में कटौती के आरोप भी लगाए। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना कालाधन देश का जमा हुआ, आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। नंबर 2, लॉकडाउन से देश को भारी नुकसान हुआ, कितने लोग जान से हाथ धोना पड़ा, कितने लोगों को रोजगार छीनी गई, इसके कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किया। शौचालय बनाए लेकिन वो भी अपूर्ण है, कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की तो 400 रुपया रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया हो गया। कोई भराने को तैयार नहीं, महंगाई से हाहाकार, जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में स्थापित कृत्रिम अंग निर्माण की इकाई से अब तक 1000 दिव्यांगों ने चलना फिरना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही 50 दिव्यांगों को कृत्रिम पैर लगने की तैयारी भी है। जिला दंतेवाड़ा में 2017 से संचालित यह प्रत्यारोपण केंद्र राज्य में दूसरा केंद्र है, जहां अन्य राज्यों के दिव्यांग भी आते हैं और उनके ठहरने खाने से लेकर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है। यहाँ आते हैं, पेशेंट को रोकते हैं, कुछ 1 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं, फिर पैर लगाने के बाद लगभग उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमें प्रॉपर कैसे वॉक करना हो, प्रॉपर उनको कैसे यूज करना हो, उससे कैसे चल लेते हैं। जब दिखता है कि नहीं अब पेशेंट चलने लायक हो गए हैं और अच्छा चलने लगते हैं, फिर हम उनको फाइनल टच देते हैं। फाइनल करने के बाद वो एक नॉर्मल पैर की तरह दिखता है और नॉर्मल पैर की तरह चलने लगते हैं, तो फिर यहाँ से उनको मैं भेज देता हूँ अपने घर तक के लिए। जिला अस्पताल के सीएमएचओ ने बताया कि कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र का कार्य निसंदेह प्रशंसनीय है। उन्होंने जानकारी दी कि रायपुर से भी 15 दिव्यांग यहाँ से लाभान्वित हो चुके हैं। पर निकट के प्रदेश के भी केस आ रहे हैं और ये प्रदेश का दूसरा कृत्रिम अंग सेंटर है। पहला तो रायपुर है, दूसरा हमारा जिला दंतेवाड़ा है, जिसने कि 1000 के ऊपर कृत्रिम अंग अभी तक लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। और इसमें से उड़ीसा प्रदेश से आ रहे हैं, कुछ केस आंध्र के भी आ रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे सेंटर की विशेषता है कि दुर्ग और रायपुर, खास रायपुर शहर से भी अभी तक लगभग 15 केस आ चुके हैं, जिनको हमने कृत्रिम अंग बांटा है। ये सब अनुरोध और उनकी टीम का प्रयास है, जिस पर जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग का भी सक्रिय सहयोग उनको दिया जा रहा है। भविष्य में हम इसका विस्तार करेंगे, लोगों को और सुविधा देंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे और जिला प्रशासन की मदद से इस केंद्र को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और आधुनिक रूप देना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी के अधिकारियों को घायल हिंसक प्राणी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उबर नहीं पाए हैं, उसी तरह ईडी के अधिकारी भी क्या करें और क्या न करें की स्थिति में हैं और जैसे ही वे उभरेंगे ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे घायल हिंसक प्राणी की तरह फिर से हमला करेंगे। जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं वो इस घटना से उबर नहीं पाए हैं और ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें की कर्तव्य मूढ़ की स्थिति में है, लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमला करता है, तेज हमला करता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की कलेक्टर अपने व्यवहार को लेकर जनता के बीच लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि वे अपने जन सुनवाई कार्यक्रम में आने वाले फरियादियों की समस्याएं
उन्हें अपने पास बिठाकर सुनती हैं, जिसके कारण फरियादी उन्हें अपना समझने लगे हैं। हम लोग को पहला अवसर मिला है कि मैडम के पास में बैठे हैं, अच्छे से उनकी बात करे हैं। मैडम हम लोग को अच्छा से आश्वासन दी है, और इसके कारण हमको ऐसा लग रहा है कि मैडम हम लोग की परेशानी को समझेंगी, उसका आश्वासन लेंगी, इसमें कुछ कदम उठाएंगी तो हम लोग महिला इसमें थोड़ी उन्नति मिलेगी हम लोग को। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने बताया कि जब ये जबलपुर में थी और कलेक्टर नहीं थी, तब वहाँ के कलेक्टर को ऐसे ही फरियादियों से मिलते देखा करती थीं। तभी से उनके मन में विचार आया कि वे जब भी कलेक्टर बनेंगी तो ऐसा ही करेंगी। बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट सबका अधिकार है, चाहे वे फरियादी ही क्यों न हो, कम से कम ये तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। इसी सोच के साथ काम कर रही हैं मंडला जिले की कलेक्टर, जिससे आम लोग भी अपने कलेक्टर से खुश नजर आ रहे हैं। जबलपुर में भी हमारे कलेक्टर साहब ऐसे ही जन सुनवाई करते थे और हमको लगता है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको इतना बेसिक रिस्पेक्ट और इज्जत सब डिज़र्व करते हैं कि हम बैठकर आराम से उनकी बात सुने। ऑल्सो गर्मी का मौसम है, गर्मी में लोग दूर दूर से आते हैं और बाहर अगर वो खड़े रहते हैं तो उनके लिए भी उनको परेशानी होती है, तो उनको अंदर पंखे में अच्छे से बिठाना ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। तो बस यही हमने जैसा देखा हम वैसा ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के ग्राम रोगदा में शराब पीकर 3 लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उस शराब के नकली होने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की, साथ ही शराबबंदी लागू करने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने 3 युवकों की मौत को गंभीर बताते हुए इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया। 3 नौजवानों की शराब पीने से मौत हो गई है। यह घटना अत्यंत ही दर्दनाक है, दुखदाई है और मृतक परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि शराब पीने के कारण जो मौत हुई, 3 लोग असमय काल के गाल में समा गए, इसके लिए कौन दोषी है? और इसके लिए जो भी दोषी है, चाहे वो शासन का व्यक्ति हो, प्रशासन का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच किया जाना चाहिए। हमारा स्पष्ट मान्यता है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा है, जिसके कारण जहरीली शराब बिकी रही है और जो मौत का पैगाम लेकर के गांव-गांव में जा रही है, ये घटना भी उस जहरीली शराब की परिणति है। छत्तीसगढ़ के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन किया और विरोध में नारेबाजी भी की। इस मौके पर विधायक अनीता शर्मा ने कहा कि ईडी छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ अभी तक अस्पष्ट है। ये तानाशाही, जिस तरीके से इनकी तानाशाही चल रही है, जो अनावश्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है और कोई भी ईडी अभी तक एक भी ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई दस्तावेज वो लोग पेश नहीं कर पाए हैं और घर घर जाके इन लोग परेशान कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को परेशान कर रहे हैं। जिस आबकारी नीति के बदलाव करने के जुर्म में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उसी तर्ज पर 2012 से 2017 तक छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हुआ था। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि इस दौरान रमन सिंह की सरकार थी और 4400 करोड़ का घोटाला आबकारी नीति में बदलाव करके किया गया था। सुशील आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि शासन के संरक्षण में शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाने बिना मापदंड का पालन किए उन शराब को IMFL की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, जो उस श्रेणी में आते ही नहीं थे। बिना मापदंड का पालन किए उनके उत्पाद को IMFL इंडियन मेड फॉरेन लीकर की कैटेगरी में शामिल करते हुए शराब बिक्री में ठेकेदारों को अधिक मुनाफा दिया जाकर
अवैधानिक तरीके से IMFL श्रेणी की कैटेगरी में रखा गया, अर्थात ऐसे शराब के ब्रांड जो उस कैटेगरी में नहीं शामिल होते थे, रमन सरकार के समय उनकी कैटेगरी को अपग्रेड किया गया ताकि उनको ज़्यादा कीमत दी जा सके और सरकार के राजकोष में ज़्यादा चूना लगाया जा सके। इसके साथ ही मदिरा के सेल प्राइस फिक्सेशन में, शराब के सेल प्राइस फिक्सेशन में भी देसी शराब के निविदाकर्ता लाइसेंसी को वर्ष 2012-13, 2013-14 में 60%, 2014-15 और 2016-17 में 50% तक का मुनाफा दिया गया। ये जो मुनाफा है, उस समय देश भर की राज्य सरकारें जो लीकर कंपनियों को देती थी, उस मुनाफे का 2.5 गुना अधिक छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार देती थी। और इस मामले में तत्कालीन जो CAG की 3 वर्ष की रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके अनुसार 2012-13, 2016-17 के मध्य 946 करोड़, इसी प्रकार रिटेलर्स को 567 करोड़ रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया गया था। इसी प्रकार तत्कालीन मदिरा व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी लाइसेंसी शर्त में भी जानबूझ के परिवर्तन किया गया, नीति को बदला गया ताकि शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाया जा सके। और इस प्रकार कुल 2012 से 17 तक, जिसका डेफिट कैलकुलेशन यह आता है कि लगभग 4,400 करोड़ रुपए रमन सरकार के समय योजनाबद्ध तरीके से शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाया गया था। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।